हेलो दोस्तों, मैं एंकर कॉमेडियन श्रवण कुमार। आर्टिस्ट की जिंदगी कितनी गंदी हो गई है वो अब पता चला है। एक मैंने स्टेज शो किया था मेरा रोड में। सुकुंस प्रॉपर्टी करके एक ब्रोकर है और उसके पैसे के लिए मैं एक हफ्ते से उससे पैसे मांग रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा था। फिर मेरे को धमकी देता, गाली देता, बोला जो करना आप करो, मैं आऊंगा, मेरे को पैसा चाहिए। गुस्से में मैंने बोला, उसने मुझे मीरा रोड पैसा देने के लिए बुलाया और मीरा रोड हाईवे से मुझे घसीटते हुए रिक्शे में जबरदस्ती भरे और वहां से जमीन पे घसीटते ऑफिस में लेके गया और ऑफिस में ले जाके मुझे दरवाजा बंद करके मारा। और मैं पुलिस को फोन लगा रहा हूँ, वो बता रहे यहाँ के पीएसआई सीनियर ऑफिसर सब मेरे दोस्त हैं। हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आज ग्रीन रूम चैट्स आया है। हम जिस बारे में आज बात करने वाले हैं वो हर टॉपिक से थोड़ा सा अनयूजुअल टॉपिक है। आज हमारे पास बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं क्योंकि हम आर्ट और आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। तो आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट आए हैं वो बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं। लेकिन हादसा उनके साथ ऐसा हुआ है जो हर आर्टिस्ट को एक प्रॉब्लम देके चला गया है। सो मैं ज्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए उन्हें बुलाना चाहूंगी। तो कैसे हैं श्रवण आप। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कि लोगों को ऐसे सिचुएशन में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, साथ खड़े हैं, मदद कर रहे हैं विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी प्रॉफिट। तो आप सभी जैसे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से एक इंसान को हौसला मिलता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म को धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। श्रवण, अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। जी, बारे में क्या मतलब, एक हंसता खेलता इंसान हूँ और मैं बहुत मामूली कलाकार हूँ। लाइव शोज करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, कुछ कैरेक्टर्स एंकरिंग करता हूँ। एंकरिंग में भी नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग माइक लेके अनाउंसमेंट एंड ऑल को एंकरिंग बोलते हैं, जी लेकिन अभी जी वेराइटीज आ गई है। तो मैं जी। ज़्यादातर कॉमिक एंकरिंग में बिलीव करता हूँ। बहुत सारे लाइव शोज, कॉमेडी शोज करता हूँ। जी। कभी कई सारे टीवी शोज भी किए हैं। कई सारे बड़े टीवी शोज में मैंने क्रिएटिव में टीम के साथ, या मतलब मुझे सीखने की बहुत इच्छा होती है। और बहुत सारे ऐसे लाइव शोज वगैरह के साथ साथ टीवी शोज में भी छोटी छोटी एंट्रीज। तो ऐसे छोटे मोटे स्टेज शो, कॉमेडी शो, लाइव शो, कॉमेडी एंकरिंग, कैरेक्टर एंकरिंग, ये सब मैं करते रहता हूँ। कुछ टीवी शोज किए हैं, कुछ टीवी स्टार के साथ कॉमेडी फिल्में भी की हैं। तो जी। इस तरह से मेरा जो चल रहा था काम। ओके। तो मैं अपनी ऑडियंस को इस जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि वो ये देखे कि हुआ क्या था। हेलो दोस्तों, मैं एंकर कॉमेडियन श्रवण कुमार। आर्टिस्ट की जिंदगी कितनी गंदी हो गई है वो अब पता चला है। एक मैंने स्टेज शो किया था मेरा रोड में। सुकुंस प्रॉपर्टी करके एक ब्रोकर है और उसके पैसे के लिए मैं एक हफ्ते से उससे पैसे मांग रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा था। फिर मेरे को धमकी देता, गाली देता, बोला जो करना आप करो, मैं आऊंगा, मेरे को पैसा चाहिए। गुस्से में मैंने बोला, उसने मुझे मीरा रोड पैसा देने के लिए बुलाया और मीरा रोड हाईवे से मुझे घसीटते हुए रिक्शे में जबरदस्ती भरे और वहां से जमीन पे घसीटते ऑफिस में लेके गया और ऑफिस में ले जाके मुझे दरवाजा बंद करके मारा। और मैं पुलिस को फोन लगा रहा हूँ, वो बता रहे यहाँ के पीएसआई सीनियर ऑफिसर सब मेरे दोस्त हैं, कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरी तरह से ये खून निकाल के मारा गया है। और फिर मुझे मेरे काम के पैसे दिए और बोले पुलिस स्टेशन जाएगा तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैं काशी मेरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। मुझे बोलते हैं पुलिस स्टेशन जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर हूँ, उसका नाम है राजेंद्र मिश्रा। बोलता है कॉर्पोरेटर, नेता वेता सब मेरे पहचान में है, तो तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। सर, ये हमारे देश का हालत है। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार आज लॉकडाउन में परेशान है, अपने रोजी रोटी के लिए तंग है और वैसे इंसान को यहाँ पे काम करने के लिए पैसे मांगने पे धमकी दी जाती है। पुलिस में आने के बाद मारा जाता है, खून बह रहा है। मैं रोड पे ऐसे पागलों की तरह घूम रहा हूँ। मैं इतने बड़े बड़े स्टेज शो के ऑफिसर्स मेरी पहचान में। मेरी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जी। इस आदमी को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। काशी मेरा एचपी पेट्रोल पंप से वो लोग ने मुझे रिक्शे में घसीटते हुए वो जेपी इंफ्रा तक के ऑफिस तक ले गया, वहां से जमीन पे घसीटते हुए मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बोलते हैं गाली दिया तूने, गाली दिया सब, जबकि मैं कलाकार हूँ, गाली कैसे दूंगा। मैंने बोला हाँ, जिसको जो करना है कर लो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एनजीओ चलाता हूँ, मेरा पैसा मुझे चाहिए। ये सारी बातें मैंने की थी। एक कलाकार के साथ इतना घोर अन्याय। इस वीडियो को शेयर करें, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि ये लोग बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, मुझे जान से मारने की धमकी देते, पुलिस के सामने गाली देते, मारते हैं। मुझे प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए मुझे। तो ये इंसिडेंस आपके साथ हुआ, राइट। ये आपको कैसे मिला, कैसे चीजें हुई, कैसे आपने शो किया, उसके बाद क्या 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 घटना घटती चली गई, आप वो हमें बताइए। पहली तो बात ये थी कि
किसी भी आर्टिस्ट को बिना किसी प्रॉपर एजेंसी के सिवा काम नहीं करना चाहिए, ये चीज मैंने सीखा है। पर क्या है, ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, आर्टिस्ट एक होता ही है कि काम धंधे की तलाश में था ही, पैसों की तंगी चली रही थी, लोगों के पास शोज वगैरह उतने हैं नहीं। तो मुझे एक कॉल आता है, एक बंद मतलब उनका, मैंने पहले छोटे मोटे प्रोग्राम्स किए थे, तो वो आया कि भाई हमारा मेरा रोड में एक शॉप ओपनिंग है, वहाँ पे हमें ओपनिंग को कुछ ग्रैंड करना है, तो कुछ आर्टिस्ट लगेंगे, कुछ तैयारियां चाहिए, तो आपसे हम चाहते हैं कि आप आइए। और मिलिए, बड़े प्यार से उन्होंने बुलाया, मैंने गया उनके पास, जाके मैंने मीटिंग करी, उन्हें रेट कोड दिया, रेट कोड देने के बाद बजट हुए दिया। बजट देने के बाद मुझे उन्होंने 5,000 रुपये एडवांस भी, हालांकि मैं हमेशा एडवांस ले ही लेता हूँ और फिर काम होने के बाद पैसे तुरंत चाहिए होते हैं। पर ये टाइम ऐसा था कि हम ज्यादा बातें नहीं कर पाए। ठीक है चलो, आज आदमी का शॉप है और एक प्रॉपर्टी डीलर है, बिजनेस वाला आदमी है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं देगा ही। तो मैंने 5,000 एडवांस लेके काम उठाया। फिर अगले दिन में सारे चीजें हुई, कुछ डेकोरेशन की चीजें थी, कुछ तुतारी वाले थे, ढोल वाले थे, ग्रैंड ओपनिंग था वो। तो सब आर्टिस्ट को बुलाया, मैंने काम कराया। इवन यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बोला आगे भी हमारा काम रहेगा, तो मैंने और भी चीजें करा के दी। जैसे कुछ एक मेरी एक अच्छी आदत है, जो कि आप मेरे बारे में पता करेंगे तो मेरे सारे आर्टिस्ट बताएंगे। मेरे जी पास अगर एक काम आता है, तो मैं अगर उस काम का बजट में ले रहा हूँ, तो उसी बजट में, अपने बजट में, एक आध आर्टिस्ट हमेशा साथ में लेके जाता हूँ जो फ्री बैठे हैं। तो मेरे एक जी दोस्त और थे, तो उनका वो भी नियर बाई वहीं रहते थे, मैं, आप फ्री हो तो आ जाइए, एक एंट्री आप भी मार दीजिए। जी क्योंकि पैसे जो है वो आर्टिस्ट में बटने चाहिए, ये सिचुएशन ऐसा था, तो मैं इस टाइप का सोच रखने वाला इंसान था। उनका मैंने इवेंट किया, सारे गेस्ट आए। इवन मैंने वहां पे अपना ईगो और आर्टिस्ट ना देखते हुए उनके काफी पर्सनल चीजों में हेल्प करी, उनके चेयर्स वगैरह तक मैनेज करके दिए। बारिश का टाइम था, काम हो गया। हमें ये होता है कि हमारा काम बेहतर हो, ताकि हमें आगे चल के उनसे रेफरेंस मिले या कांटेक्ट बने लोगों से। जी सिचुएशन था, हाँ जी काम हो गया, सारी चीजें हो गई। मैंने उनको पूछा भी कि अभी पैकअप करना है, उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप जा सकते हो। फिर मैं उनसे बोला मुझे पैसे, तो बोलते पैसे आप मंडे को ले लो। बोला सर आज फ्राइडे है और मेरे पास इतने बैलेंस नहीं पड़े कि मैं बाकी लोगों को पैसे दूं। ये जितने लोग आए मुझे सबको पेमेंट करना, और ये बात हम पहले ही कह चुके थे कि शो खत्म होने के बाद पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बहाना बताया कि मेरा पेटीएम नहीं चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज बताए। फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने पे 5,000 रुपये दिए, और यानी टोटल 10,000 मिले, जिसमें से मैंने वहां पे अपने जो साथ में आए थे, जिन्हें दूर के थे, उनको मैंने पैसे दे दिए कि आप अपने पैसे रख लो, और जो मेरे रेगुलर थे उनको बोला कि पैसे आने के बाद मैं दे दूंगा। अब वो वहां पे मैं काफी देर तक खड़ा भी था कि हो सके तो वो कैश कुछ करा दें, पर वो कैश नहीं करा रहे हैं। तो फिर मैं वहां से, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो वहां से मैं निकल गया। निकलने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि शाम तक आपके अकाउंट में 5,000 और आ जाएंगे। तो मैं बोला मुझे आर्टिस्ट लोगों को पेमेंट देना, और इस टाइम ऐसा है कि कोई भी आर्टिस्ट रुकने वाला नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास तंगी है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप करा दीजिए। फ्राइडे को इवेंट करके सैटरडे होता है, सैटरडे के बाद संडे जाता है। मैं उन्हें मैसेज करता हूँ सर पेमेंट आपने कुछ बोला था तो नहीं आया। फिर बोले मंडे को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब मंडे से मैं उनको फॉलो अप कर रहा हूँ कि भाई पैसे, और मुझे फोन आ रहे हैं मेरे बंदों के कि सर पैसे। मैं बोल रहा हूँ मैं आगे से बात कर रहा हूँ पैसे। ये चीजें चल रही है। तो मंडे को उन्होंने, मतलब उन वो कैसा कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि एक जिनके थ्रू उनको मेरा रेफरेंस मिला, उन वो एक दीपक सिंह करके हैं, तो उनसे आप पैसे मांगिए। अब उनको फोन कर रहा हूँ तो वो बोलते हैं मुझे सर देंगे तब मैं आपको दूंगा ना। ये ऐसे गोल गोल चक्कर, मेरी गो राउंड उनका शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने पे 2,000 रुपये सोमवार को रात को आते हैं। फिर भी मेरे 10,000 बैलेंस है, और उस 10,000 के लिए फिर मैं उनको बोलता हूँ, तो बोलते हैं आपको पैसे आ जाएंगे, कल सुबह आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते नेक्स्ट फ्राइडे आ गया। अब नेक्स्ट फ्राइडे तक इन्होंने पैसे के लिए सेम प्रॉब्लम। तो बल्कि उस दिन मेरा मीरा रोड में ही एक फिल्म की शूटिंग थी, कृष्णा अभिषेक श्रेयस तलपड़े और इनके साथ ही शूट था। और शूट में लकीली सीन यही था कि मुझे श्रेयस तलपड़े पैसे नहीं दे रहा है, और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, और वो स्लम एरिया का सीन था। तो स्लम एरिया में कैसे गुंडागर्दी होती है पैसों के लिए, पैसा मैं मांगने आया तो श्रेयस तलपड़े और उनके दोस्त कैसे डंडे वगैरह लेके आ रहे हैं, ये एक सीन था, और वहां पे मुझे वो सीन करना था। तो मैं उनको फोन कर रहा हूँ कि सर मैं यहाँ पे हूँ, मीरा रोड में ही हूँ,
और उनका सुबह मुझे फोन आया था, तो फोन एक्चुअली शूट में जमा हो जाता है, तो फोन मेरा जमा था। तो मैंने जब मिस कॉल देखा 4 बजे, तो मुझे उनको फोन किया, सर आपने फोन किया था, मुझे ऐसा ऐसा है। तो वो रिप्लाई नहीं किए, बाद में मैसेज किया कि हाँ तुझे फोन किए थे, तब तू उठाया नहीं, अब कैसे मैं कहीं बाहर बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। तो मैं मीरा रोड में 4 साढ़े 4 तक शूट पे था, वो खत्म किया। वहां से फिर एक मेरे फ्रेंड का शो चल रहा था भाईंदर में, माहेश्वरी भवन, मैं उनसे उनके पास गया। फिर भी मैं मैसेज कर रहा हूँ एक उम्मीद से कि शायद ये 9 बजे 10 बजे तक भी फ्री होगा तो मुझे पैसे दे देगा। फिर भी इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर वहां से मैं गया अंधेरी, बल्कि अंधेरी में मुझे सुनील पाल जी जो कॉमेडियन है, उनसे कुछ काम था, उनको कुछ पैसे देने थे उनके। तो उन्होंने बोला कि श्रवण कहाँ हो, आ जाओ मिलने आते हो। तो फिर मैं उनके ऑफिस भी गया, और वहां से हम लोग रात को काफी, उन्होंने वीडियोस वगैरह कॉमेडी बनाए, वो कॉमेडी वीडियोस बनाते रहते हैं। और वहां से मैं आया, बल्कि वो दिन मेरे लिए इतना खुश था मैं कि श्रेयस तलपड़े और कृष्णा अभिषेक के साथ वो दिन मैं काफी खुश था। और वो दिन भी मतलब मैं उसके जो फिल्म के राइटर है राज वर्मा, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ शूटिंग पे, अपन देखते हैं। तो कृष्णा भाई से मेरी अच्छी जमती थी। बात क्या, उसी में उन्होंने बोला कि एक सीन था, वो आप श्रवण को दे दो, ये अच्छा एक्टर है, कर लेगा। और दूसरी बात थी कि वो सीन मैंने 1 से 2 टेक में प्रॉपर दिया, और उस सीन में मैंने कोई डायलॉग इम्प्रोवाइज किया क्योंकि वो टपोरिये का सीन था, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और काश्मीरा कश्मीरा जी उसकी डायरेक्टर है, तो बहुत तारीफ मिली। तो आई वाज शॉक्ड, ओ माय गॉड, ये इतने मेहनत है मेरी रंग लाई। और कुछ एक्टर्स ने अप्रिशिएट किया कि वाह, आप में एक आग है, एक जुनून है, और जिस तरीके से आप डायरेक्ट डिलीवरी और एक्सप्रेशन दिए, तो वो ऐसा लग रहा था कोई सीनियर आर्टिस्ट है। मतलब कि अब मैं प्रोफेशनली एक्टर तो हूँ नहीं कि मैंने एक्टिंग का क्लास लिया है। तो बहुत जी। ज्यादा खुश था। और उस वजह से फिर शाम को एक शो भी मिल गया मुझे, तो वहां पे परफॉर्मेंस दिया, वहां से भी पैसे मिले। फिर उसके बाद सुनील पाल जी के पास गया, तो वहां से उनके वीडियो में मैं एक्ट किया। फिर वहां पे सुनील पाल जी ने मुझे सर पे हाथ रख के बोला कि जाओ, अब तुम्हारे अच्छे वक्त शुरुआत हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े एक्टर के सामने तुम बिना घबराए बिना झिझके सीन दे रहे हो, और लोग अप्रिशिएट किए। नहीं तो नॉर्मली एक बार हिम्मत नहीं होती, और नॉन प्रोफेशनल एक्टर के लिए। मैं बहुत उस रात खुश था। आया घर पे आने के बाद फिर यही था कि शायद से 4 तारीख था, और फिर वही सीन की अगले दिन इन्होंने मुझे सुबह सुबह 9 बजे फोन किया था पैसों के लिए। तो मैं देख रहा हूँ 8:30 9 बज गए, तो मुझे लगा इनको फोन कर दूं, हो सकता है ये मुझे पैसे के लिए बुला दे, शाम को कुछ और काम रहेगा। तो उनको फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो जो जिसने काम कराया था राजेंद्र मिश्रा, वहाँ का प्रॉपर्टी डीलर है, सुकून होम्स करके उसकी प्रॉपर्टी का शॉप है, उसको फोन किया, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये लोग मुझे कल कहते हैं कि मैं फोन कर रहा था पैसा देने के लिए, तू फोन नहीं उठाया, और मैं 4 बजे तक शूटिंग पे था। और उसके बाद पूरा दिन मैं फोन किया। अगर इनकी देने की नियत होती तो एटलीस्ट ये दे सकती, ये तो बहाना बना रहे हैं कि मैंने कल फोन नहीं किया तो उन्हें नहीं उठाया, इतने दिन से बहाना ही बनाते जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे लिखा, सर अगर आप मेरे पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं ये सब फोटो सोशल मीडिया पे डालूंगा और बोलूंगा ये लोग काम करा के आर्टिस्ट के पैसे नहीं देते हैं। क्योंकि इसके पहले भी उनको मैंने मेरे फोटोज भेजे थे, सर मैं ऐसा कोई छोटा मोटा भी आर्टिस्ट नहीं हूँ कि जो 10,000 के लिए आपको बार बार फोन करे, अच्छा नहीं लगता सर पैसे मांगना। सारे चैट से मेरे पास मैंने अपने सेलिब्रिटीज का फोटोज भेजे। उससे क्या होता है, लोगों में एक इफेक्ट पड़ता है कि बंदा अच्छा आर्टिस्ट है, उसके पैसे मत रोको। कुछ लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है। मैंने सोशल वर्क, जो लॉकडाउन में मैंने काफी एनजीओ के साथ राशन बांटना, ये वो आर्टिस्ट के सपोर्ट करना, छोटे मोटे एक्टिविटीज की थी, वो सब भेजे कि सर देखिए मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। आपके इवेंट में भी मैंने 1 2 आर्टिस्ट एक्स्ट्रा लाया, उसका भी आपसे मैंने पैसा नहीं मांगा। मेरे काम में कोई कमी है, मेरे काम में कोई खराबी है तो आप बता दीजिए ना। तो ये लोग इग्नोर कर रहे थे। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो मैंने उनको लिखा कि मैं सारे फोटो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। उसके बाद भी इनका कोई जवाब नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर मैंने ये लिखा कि अब मैंने समझा भी पैसे तो मिलने से रहे, ये लोग की देने की नीयत नहीं है। तो मैंने लिखा अगर आप लोगों की औकात ही नहीं होती पैसे देने की, तो किसी आर्टिस्ट को बुलाते क्यों हो, काम क्यों कराते हो जब पैसे नहीं देने हैं तो। ये लिखने के कुछ देर बाद उसका फोन आता है। हेलो कौन, बोला मैं श्रवण बोल रहा हूँ। सर वो पैसों के लिए फोन करो, दे दीजिए सर, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उनके सामने हद से ज्यादा अपने प्रॉब्लम्स को सुना चुका था। मेरी प्रॉब्लम्स है सर, और 4 तारीख या 7 तारीख से मेरी ईएमआई, घर के रेंट, ये सब चालू हो जाते हैं।
तो मैं बोला तकलीफ है सर, नहीं तो मैं इतना फोन नहीं करता छोटे से। तो बोलते तुमको कल फोन किया था, तुम फोन नहीं उठाना, क्या झूठ बोले सर, कल एक बार आपने फोन किया था, मैं 10 बार दिन से रात तक फोन कर रहा हूँ, आप लोग पैसे दे नहीं रहे हो, फिर आप अभी एक बहाना नया बना रहे हो। उसके पहले उन्होंने एक बार बहाना बनाया था कि मैंने उनके ऑफिस की लड़की का नंबर लिया, तो वो भी मैंने उनको चैट दिखाया कि भाई साहब आपके लड़की का नंबर मेरे किसी काम का नहीं है। पहली बात तो ये छोटे मोटे ऑफिस की लड़कियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप चैट देखिए, आपकी लड़कियों ने नंबर लेके मुझे बार बार मैसेज किया कि सर मेरा फोटो भेज दीजिए, सर मेरा फोटो भेज दीजिए। मैंने उनको यहाँ तक लिखा कि आपके सारे फोटोज आपके बॉस को भेज दिया, वहां से ले लो, मेरे फोन की बैटरी लो है। तो वो बोलती सर आप जब भी फ्री होगे प्लीज मेरे फोटो भेज देना। और फोटो भेजने के बाद क्या मैंने आपकी लड़कियों को कभी हाय लिखा, गुड मॉर्निंग लिखा, कभी उनको मिलने के लिए बुलाया, कभी कुछ भी एक गलत मैसेज है मेरा? मैंने उनको यहाँ तक बोला, बोला अरे यार ऐसे ऑफिस में काम करने लड़कियों की तरफ मेरी नजर भी नहीं जाएगी, इस तरीके से मैंने उनको बोला। जी। मुझे तकलीफ इस बात की कि हमेशा नए नए टेक्निक यूज कर रहे, कभी ऑफिस के लड़के का नंबर आ, कभी बोलते दीपक को फोन करो, कभी इसको फोन करो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा था। मैंने बोला तो आपको क्या नहीं औकात है तो नहीं बुलाना चाहिए ना किसी आर्टिस्ट को। अब उस जी। बात पे उसका पारा और हाई हो गया। तो गाली गलौज पे, तू मेरा औकात देखेगा रे, ऐसा वैसा गाली गलौज। तो मैं भी घर में था उस वक्त, तो मेरे से मतलब एक दो बातें मेरी बोली, हाँ तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले, तेरे ऐसे लोग को मैं 36 देखता हूँ दिन भर में, मुझे मेरे पैसा चाहिए बस, जो उखाड़ना उखाड़ ले। ये सब करके मैं एक लोकल पुलिस के पास गया, तो उन्होंने बोला कि कोई पैसे वैसों में कोई कंप्लेंट नहीं होती, आप नॉर्मली एनसी डाल सकते हो गाली गलौज के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आ रहा है, कंटिन्यू पैसे अपने आके लेके जाओ, और वो भी इस तरीके से आ रहा है कि 5,000 है मेरे पास, अभी 5 ले लो, मेरे को कहीं जाना है। जो उसका बंदा था दीपक, वो फोन कर रहा है, 5 ले लो मुझे कहीं जाना है और मुझे बहुत जल्दी है, बाकी पैसे आपको दे दूंगा। तो मैं पुलिस में गया, मैंने बोला सर अगर ये लोग कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? तो वो ऑफिसर जो थे वो नॉर्मली एक फ्रेंड की तरह थे, क्योंकि मैं इनके इवेंट वगैरह करते रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे एज अ फ्रेंड एक सजेशन दिया। बोला अरे कैसा क्या बात बहस हुआ होगा, दे रहा है 5,000 तो 5 ले ले, बाकी बाद में देगा, पैसा लेने जाना, मुंबई है थोड़ी गांव है, यूपी बिहार है कि तुमको मार देंगे कुछ कर देंगे। बिंदास जाओ, कुछ होगा तो 100 नंबर डायल करो, पुलिस आपकी सेवा में है, मुझे फोन कर देना। अच्छा यहाँ से तो मैं गया मीरा रोड, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला मीरा रोड हाईवे के पास है वहां पे खड़ा होकर फोन किया, तो बोलते थोड़ा और आगे आओ। और आगे गया तो एचपी का पेट्रोल पंप था, मुझे बोलते और आगे चलो, आगे बात करनी है। मतलब क्या बात करनी? बोले तुमने क्या बहस किया है? मतलब मैंने कुछ बहस नहीं किया भाई, मैंने गाली गलौज भी नहीं किया, मैं एक आर्टिस्ट, मुझे समझ में आता है किससे क्या बात करना, और मेरा पैसा अटका है, मैं पागल हूँ कि उनसे मैं झगड़ा करूंगा। वो चिल्लाने लगे दुनिया भर का, तो भी घर में था इसलिए मैं बाहर जाकर उनसे बात किया। तो ये सब बातें होते होते पीछे से, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब वो रिक्शे से आए और रिक्शा मेरे सामने से गई, और पीछे से एक लंबा सा लड़का आया और पकड़ के मुझे घसीट के ऐसे लेके जा रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ पब्लिक, मतलब क्या हुआ, छोड़ मुझे छोड़ मुझे। उतने में मेरा ऐसे नाक दबाया जा रहा है और वो मुझे रिक्शे में डाल रहा है। तो मैं अकेला इंसान, और वो अकेला मुझे रिक्शे में कैसे डाल पाएगा? मैं उसको धक्का दिया, धक्का देके थोड़ा आगे बढ़ा, बोला कि तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करके आया हूँ। तो बोलते हैं ऐसे पुलिस ना, ये पूरा मेरे अंडर में, चल तेरे को लिख के दिखाओ मैं पुलिस स्टेशन क्या होता है, ये उनका वर्ड था कि ऐसे पुलिस स्टेशन मेरे अंडर में है। और उसके बाद वो दोनों मिलके मुझे रिक्शे में डालते हैं, और रिक्शे में डाल के हाथापाई करते हुए, रिक्शा वाले को मैं कॉलर यहाँ से पकड़ रहा हूँ, रिक्शा रोको, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं, मारने लेके जा रहे हैं, आप फंस जाओगे। मुझे लगा कोई नॉर्मल रिक्शा वाला, क्योंकि वो ड्रेस में था, वो रिक्शा वाला भी इनसे मिला हुआ था। ये लोग प्री प्लान करके रिक्शा कोने में खड़ी करके रखे थे, और वो फटाफट रिक्शा भगाते हुए लेके गया उनके ऑफिस में। मैं ऑफिस के अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो ऑफिस में और उनके ऑफिस के 2 लोग आए, 3-4 लोग मुझे पकड़ के, ये सारी इंसिडेंट उनके कैमरे में होंगे शॉप के, लेके अंदर गए ऑफिस में। और ऑफिस में ले जाने के बाद कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, मतलब जो भी इनसे हो सका, मतलब वो मोमेंट में आज भी बताता हूँ आपको कि मेरे को खाना खाते टाइम रोना आता है, खाना खाते टाइम रोना आता है कि इस खाने के लिए, ऐसी चीजों के लिए मैंने इस कदर मार खाया। जितना उनसे हुआ उतना वो मारते गए, और मुझे जिस तरीके से वो कर रहे थे, उनके ऑफिस की एक लड़की थी, वो वहां पे बेहोश हो गई थी देख के। पर इतने बेवकूफ लोग हैं वहां के, इतने मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल रहा, नीच लोग हैं कि अरे एटलीस्ट तुम नहीं मदद कर सकते, एक वीडियो बना लो वहां का, उतना तो पब्लिक कर ही सकती थी, वीडियो नहीं बना सकते, 100 नंबर डायल कर दो, 100 नंबर बुला लो कम से कम। किसी ने कुछ नहीं करा, वो मारपीट कर रहे। तब थोड़ी देर के बाद वहां पे काफी मतलब, और सबसे बड़ा डेंजरस सीन मैं आपको बताता हूँ कि वो मारे, ये मेरा साइड का नोज नोज में बोन थोड़ा फ्रैक्चर हुआ है, और लगातार ब्लीडिंग हो रही है, मेरे कपड़े पे पूरा ब्लीडिंग ब्लीडिंग है।
और उसके बावजूद वो मार रहे हैं, और मारने के बाद वो मुझे अपना पैर छुला के वीडियो बना रहा है माफी मंगवाने का। इस तरह की बेशर्मी उनके साथ उनके दिमाग में थी। और एक पल के लिए तो गुस्सा ऐसा लगा कि मतलब वहां पे पानी के बॉटल वॉटल थे, मैं सर पे दे मारूं उनके। लेकिन मैंने ये नियत रखी कि ऑफिस में तो कैमरे लगे हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग तो आएगी ही आएगी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उन्होंने 10 बजे कैमरे बंद कर दिए थे और 11:20 तक कैमरा ऑफ करके रखा था। यानी कितना प्लान था उनका, कैसे कैसे प्लान किया था उन्होंने। अच्छा, मेरा लक ये अच्छा था, लोगों की दुआएं थी कि इतने के बाद में मतलब पुलिस आ गई वहां पे, किसी ने 100 नंबर डायल कर दिया था। पुलिस आई, और पुलिस आई तो उन्होंने पहले ही बोला पुलिस आई, जो उखाड़ना उखाड़ ले, सब मेरे पहचान वाले हैं। अब मैं पुलिस के सामने इतना ही बोल रहा हूँ, जब वो मेरे पास आए क्या हुआ क्या हुआ, वो दोनों पूछने लगे। वो तो बोलता है कुछ नहीं, बच्चे थे आपस में झगड़ा किया, जो राजेंद्र मिश्रा वहाँ का प्रॉपर्टी डीलर है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूछते क्या हुआ, बोला सर पहले मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, कुछ नहीं हुआ है। और मुझे उन्होंने स्ट्रिक्टली धमकी दी थी। मुझे पुलिस आई तो पूरे पैसे दिए, बोले अपने पैसे ले लो और आप कोई भी हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करोगे, और अगर कंप्लेंट करोगे तो अभी हमने आपको उठा के लाया, हमारी पावर क्या है तुम जानते हो। तो मैंने उनके पैर पकड़े, बोले सर मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझे हर दिन सबके यहाँ जाना होता है, और मैं खुद नहीं चाहता था पुलिस कंप्लेंट करना, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे भी पासपोर्ट वगैरह बनाना है, आगे चल के फ्यूचर में काम करना है, कि मैं अपनी बदनामी खुद नहीं करना चाहता, तो प्लीज मुझे जाने दो। मैडम वो जाते जाते उन्होंने मुझे मारा और धमकी दी, अगर पुलिस कंप्लेंट किया तो हम गोली मरवा देंगे। ये उनकी धमकी थी। वहां से मैं कैसे तैसे पुलिस वालों को मैं बोल रहा हूँ, उनको क्या इतना सेंस नहीं है कि कोई बंदा अगर आपको बोल रहा है मुझे कंप्लेंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना हेल्प आप करो कि आपके सामने यहाँ से बाहर निकालो। जी। तो कॉमन से सेंस है कि क्यों बंदा बोल रहा है आपके सामने बाहर निकालो, कुछ तो तकलीफ है, एटलीस्ट तो मुझे साथ में बिठा के तो लेके जा सकते थे, कंप्लेंट नहीं भी करना है तो पुलिस ने बोला, मेरे वहां पे उन सबका नाम एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह लिखा, बोलते कंप्लेंट नहीं करने वाला, नहीं करना, मुझे बाहर तो जाने दो। तो उनको इशारा मिल गया कि ये बाहर जाके कुछ ना कुछ करेगा जरूर, तो उनको मैंने भरोसा दिला कि मैं मुझे पासपोर्ट बनाना है, मैं क्राइम वगैरह में अपना नाम नहीं आने प्लीज मुझे जाने दो। फिर वहां से मैं जैसे तैसे निकला। फिर वहां से उसी लड़के ने जिसने मुझे किडनैप करने फोन पे पैसा देने के लिए बुलाया था, वही लड़का मुझे हाईवे पे जहाँ मेरी बाइक थी, मैं बाइक से गया था, वहां तक छोड़ा, और फिर बोलता है कि मालूम है ना, जा करना है पुलिस कंप्लेंट, जाकर कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और वाकई में मैंने पुलिस कंप्लेंट करके उनका कुछ नहीं उखाड़ पाया आज तक। उन्होंने बोला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। फिर एक्चुअली क्या था, जब मैं वहां जा रहा था ना, तो मेरी एक फ्रेंड से मैं बात कर रहा था फोन पे, और उसने वो बातें सुन ली थी। हालांकि मैं उसको बोला था कि पॉसिबल है तो तू चल मेरे साथ। फिर मुझे लगा यार किसी फीमेल को साथ में ले जाना अच्छा नहीं है, पैसों की बात है और पैसा देने के लिए बुला रहा है, झगड़ा वगड़ा होता तो एक अलग बात थी। तो मैं उनको बोला ठीक है मैं चले जाता हूँ। और जब बहसबाजी हुई, मैं चिल्ला रहा था, मैं ब्लूटूथ यही था, तो उसने शायद सुना, और वो बंदी ने गलती ये करी कि उसने फोन कट कर दिया, और मतलब जितना आवाज सुना वो घबरा के फोन कट कर दिया, उसने रिकॉर्डिंग नहीं करी ये सारी चीजों की। और वो काशी मेरा पुलिस स्टेशन गई। जब मैं वहां से निकला, मेरा फोन बजा, तो वो मुझे पूछी कहाँ हो श्रवण आप। मैंने बोला मैं ऐसे से निकला हूँ। तो बोली मैं पुलिस स्टेशन के पास, आप जल्दी आओ। पुलिस स्टेशन के पास गया। मैं ये भी मान सकता हूँ कि पुलिस के पास 50 लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के 50 कंप्लेंट देने आते हैं, हो सकता है कुछ लुच्चे टपोरी लोग आते होंगे, उनमें परेशानी होती है। मैं गया कंप्लेंट देने, तो मेरे नाक से ब्लड हो रहा है, और जमीन पे घसीटा हुआ था, तो कपड़े वगैरह गंदे थे, थोड़े फटे हुए थे, थोड़ी हालत खराब थी, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जी देख तो रहे मैं बोला मुझे कंप्लेंट करना है, मुझे कंप्लेंट करना है, तो चलो बाहर निकलो, रुको इधर, खून आ रहा है तेरे को, सब चिल्लाने लगे। और मतलब एक ये अभी तक मेरे को बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने फ्लावर के बुके दिए हैं, सम्मानित किया है, क्योंकि इनके इवेंट्स में करता हूँ, शोज करता हूँ, सम्मान मिला है। और ऐसी बेइज्जती मतलब दिल को तोड़ दिया। और एक तो वहां से मार खा के आता, ऊपर से उन्होंने मेरे माइंड में ये भर दिया था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो मेरे दिमाग में आया कि ये लगता है इन लोगों ने पहले पुलिस में सेटिंग कर ली, पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखेगी मेरा, ये मेरे माइंड में आया। मैं पुलिस को गलत नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी सोच थी। मैंने तुरंत फेसबुक निकाला और लाइव कर दिया पुलिस स्टेशन के बाहर। और लाइव करने के बाद आवाज आप सुनेंगे एंड में, धड़ाधड़ पुलिस आते हैं, क्या पुलिस तुला मदद नहीं करता है क्या, ये नहीं करता है क्या, वो नहीं करता है क्या, आपने पहले हम लोग आपका कंप्लेंट ले रहे थे तो आपने बोला कंप्लेंट नहीं करना है। मैं बोला 5-5 आदमी पकड़ के मार रहे हैं, धमकी दे रहे, पुलिस हमारे अंडर में है, वहां पे मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं आपका पैर छू के बोल रहा हूँ कि आपके सामने मुझे बाहर ले चलो यहाँ से खाली, तो आप मुझे ये कर रहे हो, बात कर रहे हो। अब वो पुलिस ने और वो लोग ने आपस में क्या बात किया मुझे नहीं पता, मैं पुलिस के रहते वहां से निकल जाना समझदारी समझता था। और शायद ये कहना गलत वर्ड होगा, लेकिन उस पल के लिए मुझे
पाल घर वाला कांड याद आ गया था, क्योंकि वो वीडियो मैंने देखा था। मुझे लगा यार भरोसा नहीं था पुलिस पे उस वक्त, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ था। वहां से मैं निकला और लाइव किया, और लाइव करने के बाद ईश्वर की कृपा है, लोगों की दुआ है, वैसे हजारों लाइव लोग बनाते हैं, 50-100 वीडियो व्यूज में जाता है, 1000 व्यूज में जाता है। लोगों ने पता नहीं कौन सी ईश्वरी शक्ति मेरे पास आई कि लोगों ने वो लाइव मैं वहां पर लाइव बना के पुलिस के पास गया, पुलिस ने मुझे लेटर वेटर दिया और बोला सीधा कि आप शताब्दी हॉस्पिटल जाइए। शताब्दी हॉस्पिटल में जब तक जा रहा हूँ, और वो भी अकेले हूँ सर, वो एक मैडम मेरे साथ जो आई थी वो, जबकि कानून ये कहता है कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या तकलीफ है, इंजरी है तो पुलिस साथ में जाती है। मैं शताब्दी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से तब तक ये वीडियो 40-50 हजार व्यूज हो चुके थे, और लोगों के फोन कॉल आने शुरू हो गए। और मेरा आईफोन था, बैटरी काफी लो हो गई थी, तो कई लोग पुलिस स्टेशन पे चले गए, कई लोगों के फोन आए। ये सब ईश्वर की कृपा थी और लोगों की दुआ थी। और मैं इस दिन से तो मान लिया कि दुआ कभी खाली नहीं जाती। कई एनजीओ वाले आ गए, और मैंने उसमें बोल दिया था मैं एनजीओ में काम करता हूँ, मेरे एनजीओ वाले सब सपोर्ट करने वाले प्लीज आ जाए। लोग वहाँ पहुंच गए। तो यहाँ हॉस्पिटल में काफी वक्त लग रहा था, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, एक्सरे निकालो, सिटी स्कैन निकालो, दुनिया भर का। तो करीब मुझे 5-6 यही बच गए। फिर यहाँ से कुछ वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शायद नाम नहीं लेना चाहता किसी पॉलिटिशियन पार्टी का। वो लोग मुझे यहाँ से लेके गए, और हॉस्पिटल से फिर पुलिस स्टेशन में थोड़ा दबाव बनाया गया। वहाँ के कोई बड़े नेता कुछ थे, वो आए। फिर कुछ औरतें संस्था की गई, उन्होंने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, एंकर श्रवण कुमार को न्याय दो, ऐसा सब हुआ। पुलिस ने सब मुझे प्यार से बिठा के वो लाइटली एकदम चाय वाय पूछा, पानी दिया, एफआईआर दर्ज किया, रिस्पेक्टफुली फुल्ली उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया। फिर भी एफआईआर लॉन्च वगैरह होने के बाद फिर कुछ मीडिया लोग आए, उन्होंने कुछ बाइट लिए, इंटरव्यूज वगैरह हुआ। तो मैंने जो भी बात था सच्ची बताया। मुझे उन्होंने धमकी दी थी, पुलिस स्टेशन हमारे अंडर में, मैं बीजेपी का रहता हूँ, यहाँ के कॉर्पोरेटर पॉलिटिशियन सब मेरे अंडर में है। तो ये सब अब आपके साथ ही अगर कोई आपको पुलिस मेरे अंडर में, बीजेपी मेरे अंडर में, ऐसा सब धमकियां देगा, तो आप किसकी मदद लोगे? आप ऑब्वियसली पब्लिक की मदद लेना चाहोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इन लोग का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हो सकता है पब्लिक का सपोर्ट मिले। जी। बस यही वजह से मैंने वो वीडियो लाइव कर दिया था। ओके। अब ये इंसिडेंस आपके साथ हुआ, अब ये इंटरव्यू, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को इस इंटरव्यू के जरिए? देखिए मैडम, मेरा इसमें कुछ मतलब 2 ही चीजें, 3 चीजें तुम्हें पहले कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि यार कोई भी इंसान हो, मैं खुद दुनिया भर के एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ, कार्ड है मेरे पास। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं, मैं मम्मी की कसम झूठी नहीं खाता। कभी कोई रिक्शा वाला भी झगड़ा करता रहता है, कभी कोई किसी से गुंडागर्दी करता है ना, मैं तुरंत वहां खड़े हो जाता हूँ और सीधा बोलता हूँ ह्यूमन राइट से हूँ, मैं एनजीओ से हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम है चलो पुलिस स्टेशन, मैं चलता हूँ आपके साथ। यार ये वर्ड आप इस्तेमाल करो ना मेरे भाई। मैं नहीं आपको इन्वॉल्व होना है, आप मत इन्वॉल्व हो भाई। लॉकडाउन का सिचुएशन था, कोई बहुत आप बिजी नहीं थे, एटलीस्ट आप रिक्शा खड़ा करो, दोनों पक्ष को सुनो, आदमी का चेहरा देखो कि वो कौन लुक्खा दिख रहा है, कौन गुंडा दिख रहा है, कौन सही दिख रहा है। उसके ऑफिस में भी कुछ लोग आए थे, वो लोग मुझे ही गाली दे रहे हैं, मुझे ही डांट रहे हैं। अरे भाई एटलीस्ट इंसान की बात तो सुनो कि वो कौन है क्या है। दूसरी चीज, किसी भी इंसान का, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी हो, यार किसी का भी मेहनत का पैसा मांग रहा है वो आपसे, आपसे एहसान नहीं मांग रहा है। आप जी। नेट प्यार से बोल दो भैया हमारी औकात नहीं है, हम 20 दिन के बाद आपका पैसा दे पाएंगे, हमारी औकात नहीं, हम हड़प लिए पैसा, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। ऐसे धोखे से बुला के, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें आप फोन करोगे कल बैंड्रा में आना है, तो हम बैंड्रा में जाएंगे रोटी के लिए, काम के लिए, हमें ये नहीं पता वहां पे हमारे लिए क्या प्लान क्या है। और फिर भी मैंने बताया ना, मैं लाइव नहीं करता और इतना इशू नहीं बढ़ने देता। उन्होंने मुझे जब धमकी दी तो मुझे डर इस बात का ना कि कभी भी कहीं भी ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो जी। लाइव किया। तीसरी चीज, ये बात तो कंट्रोवर्शियल नहीं हो, मैं अपनी भावना रख रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों, कि आपको पता है पुलिस ने खुद बोला कि हम कितनी भी ईमानदारी करें हमारे ऊपर यही धब्बा लगेगा कि पुलिस पैसे खाती है। ये बात पुलिस ने खुद बोला। पर मेरे भाई मैं पुलिस के खिलाफ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए क्यों, आपके जब आपको खुद क्यों ऐसा लगता है कि पब्लिक बोलेगी आप पैसा खाते हो, क्यों ऐसा लगता है? जी जी जी। आप वो चीज, आप ऑफिसर हो, आपको पावर है, तो आप वो डर बनाओ लोगों में। दूसरी चीज,
अगर कोई आपके ऑफिस में फरियाद लेके आता है, मैं कहता हूँ कि आपने उस वक्त नहीं समझा मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ या मुझे मेरे साथ क्या हुआ है, पर एक इंसानियत के नाते आपका फर्ज बनता है तुरंत उसको पहले बैठाओ, उससे बात करो, उसको साइलेंट करो, उसको बोलो आप हॉस्पिटल जाओ। डांटना दिखाना क्या होता है भाई, हर कोई क्रिमिनल ही आता है आपके पास, और फरियादी था ना मैं। जी तो इस मैं नहीं चाहता कि मतलब उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये। तो ये सारी चीजें हैं कि कभी भी किसी की यार तकलीफ है तो उसकी हेल्प करो। कोई चिल्ला रहा है रोड पे, मैं मेरा रोड एचपी के पेट्रोल पंप से विनय नगर जेपी इंफ्रा का जो बिल्डिंग बन रहा है उतने दूर तक के गैप में चिल्लाते चिल्लाते जा रहा हूँ, मुझे लोग मारेंगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्या वहां पे एक दो आदमी, चार आदमी, बाजू में एचपी का पेट्रोल पंप था वहीं, क्या वो चारों लोग आके खड़े हो जाते? कोई लोग तो उनकी हिम्मत नहीं थी इतने बात को आगे, वहीं से मुझे घसीट के बोलते चलो पुलिस स्टेशन, जो भी तुम लोग आपस पुलिस में मैटर करो, पुलिस को बुला देते हैं। जी दूसरी चीज मैडम, उन्होंने इतना प्री प्लान था कि उन्होंने सीसीटीवी ऑफ रखा था, यानी इस तरीके का प्लान करके किसी को करना ये बहुत तकलीफ दे है। और आज भी मैं इतने दिन से, मेरे बैक पूरे दर्द हो रहे हैं, नोज पे फ्रैक्चर है, कंडीशन ऐसी फाइनेंशियली जो है वो आपको पता ही था। अभी सिचुएशन में और एक तकलीफ झेलना और मेंटली डिस्टर्ब होना, क्या ये सही लगता है? क्या यही इंसानियत है? जी जी। बहुत ही सीरियस चीज थी जो आज आपने बोली है, और ये हर आर्टिस्ट के लिए ही होना चाहिए कि आर्टिस्ट मेहनत करता है, और आर्टिस्ट हर वो इंसान जो मेहनत से चीजें कमाता है, जिसे पैसे जी मिलने चाहिए। हम भी कोई ऑफिस भी जाता है तो उसको हक से पैसा मिलता है ना, जी 30 दिन। जी सेम चीज एक आर्टिस्ट की भी है। आर्टिस्ट रोज काम करता है, रोज कमाता है, और मेहनत का ही कमाता है। जितना मेहनत एक कोई 8 घंटे नौकरी करके करता है, उतना आर्टिस्ट 2 घंटे में अपनी पूरी पूरी की पूरी मेहनत साल की दिखा देता है। श्रवण, श्रवण, आप पुलिस से क्या मदद चाहते हैं? आप यही क्या चाहते हैं कि अभी भी पुलिस आपकी हेल्प करे? क्या आप कर रही है पुलिस आपकी हेल्प इस चीज के लिए? पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है, अपने हिसाब से उन्होंने धाराएं भी लगा दी हैं, पुलिस से मुझे कोई शिकवा नहीं है। बल्कि मीरा रोड के सीनियर ऑफिसर पीआई संजय हजारे जी हैं, उन्होंने बैठाया, मुझे बताया कि ये विक्टिम जो होता है, जिसके ऊपर अत्याचार है, वो हमारा अपना होता है, क्रिमिनल जो होता है वो हमारा अपोजिट में होता है, विक्टिम हमारे भाई जैसा होता है, तो आपको न्याय तो जरूर मिलेगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। फिर मैंने उनको फॉलोअप फोन किया तो उन्होंने बोला कि आपने वीडियो वायरल किया था, वो अलर्ट हो गए हैं, वो सारे वांटेड हो गए हैं। हालांकि वो लोग मेरे फेसबुक के लाइव पे उस दिन भी कमेंट कर रहे थे, बीच में अलग अलग आईडी से कमेंट आते हैं, कभी मैं कुछ बोलता हूँ तो, अब वो है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस ने पूरी ये सद्भावना व्यक्त की है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे और हम आपके सपोर्ट में हैं। थैंक यू श्रवण, आज हमारे साथ बनने के लिए, और ये बातें हमसे शेयर करने के लिए। दोस्तों, तो ये श्रवण थे। इन्होंने अपनी बात हमारे साथ रखी कि एक आर्टिस्ट के साथ क्या क्या हुआ और क्या चल रहा है। तो आई होप कि आप इसे देखेंगे और जरूर इस बारे में सोचेंगे। धन्यवाद। थैंक यू श्रवण। जी, और आप लोग का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसे सब चीजों को देख के, क्योंकि नॉर्मली मैंने जहां तक देखे आप कॉमेडियंस के ऊपर कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं लोगों को हंसाने के लिए, और आपने ये सब देख के साइड न्यूज, साइड स्टोरी चला रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की वजह से ही आज दुनिया में जो एक लोगों में हौसला है, उम्मीद है। तो मैं एक बार फिर से आपकी और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों को बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोग चैनल के साथ जुड़े। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या यूट्यूब पे व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं है। आप लोगों के अंदर लोगों की मदद की भावना है और सहयोग करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रवण। जी।